सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं और बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। स्टॉक मार्केट में ये हफ्ता बड़ा ही ज़बरदस्त जा रहा है। रोज़ाना हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव पेशरफ मार्केट से सामने आ रही है। इंडेक्स मुसलसल ऊपर की तरफ जा रहा है। आज भी इसमें मामूली इजाफा हुआ है और 49 पॉइंट्स इजाफे के बाद 80,000 से ऊपर की जो सतह इंडेक्स ने वो बरकरार रखी है। 80,282 पॉइंट्स पर ये इंडेक्स बंद हुआ है। और बजट पेश होने के बाद से हमने ये देखा था मामला कि स्टॉक मार्केट मुसलसल बेहतर परफॉर्म कर रही थी। कोई नए टैक्सेस स्टॉक मार्केट पर नहीं लगे, तो इसकी वजह से जो सरमायाकारों का एतमाद है वो भी इस वक्त स्टॉक मार्केट पर बहाल होता नजर आ रहा है। अब नई सरमायाकारी कितनी आ रही है और ये इंडेक्स मजीद कितना ग्रो कर सकता है, इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। जफर साहब मौजूद हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं कैपिटल सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के। जफर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। इस वक्त जो स्टॉक मार्केट के इंडिकेटर्स हैं वो सारे हमें पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। 80,000 प्लस इस वक्त इंडेक्स मौजूद है, तो आने वाले दिन कैसे रहेंगे मार्केट के लिए? मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी जफर साहब, आपसे पूछ। देखिए, अभी जो है हमें एक डिप्लोमेटिक जो सक्सेस है ये जो अभी हो रही है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक सक्सेस है। और वहाँ जो मुलाकातें हो रही हैं वो बड़ा बूस्ट देंगी इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस का पाकिस्तान के अंदर। दूसरा जो है ये है कि लोग पॉजिटिव हैं कि ये पहली वेव ऑफ महंगाई के बाद दूसरी वेव नहीं आएगी और ये महंगाई सबसाइड होगी तो इंटरेस्ट रेट घटेंगे। पर्सनली मैं इस एरिया में कहीं पर सेटल्ड होता देख रहा हूँ कैपिटल मार्केट को इस एरिया में। और जो डिविडेंड पे आउट्स हैं जो कई कंपनी के सालों से रुके हुए हैं उनकी आने का खबरें आ रही हैं, तो वो भी एक बूस्टर लगाएगा मार्केट को। और ये मेंटेन तो इसी एरिया में रहेगी, ये फिक्र नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी फिक्र की बात है वो ये है कि जो महंगाई की अभी रिकॉर्ड हाई हो रही है इलेक्ट्रिसिटी का। जी, तो जब महंगाई की दूसरी वेव नहीं आएगी, लेकिन ये तो आनी ही है। चूंकि आप देखें कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस पहले बजट में लगे हैं, फिर अब आज ही जो मंजूरी हुई है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से बिजली की कीमतों में इजाफे की, तो जब ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट होंगी और ऑलरेडी ये 1 जुलाई से इंप्लीमेंट हो चुकी हैं, तो ये महंगाई तो फिर ऊपर जाएगी। पिछले महीने के फिगर्स भी हमें थोड़े बढ़ते हुए नजर आए थे। बिल्कुल यही तो डर है कि भाई अब ये इलेक्ट्रिसिटी के बिल कहाँ रुकेंगे, कैसे रुकेंगे, कोई समझ नहीं आ रहा है कि इसको किस तरह लोग अफोर्ड कर सकेंगे। अब तो मिडिल क्लास की नहीं, अपर मिडिल क्लास और अपर्स की भी फिक्र हो गई है उनके, कि उनके बिल भी सीधा 20, 30, 40% तक बढ़ गए हैं। दूसरा जो एक अजीब खबर ये है कि अगर हम हाई लेवल के कंजप्शन हुई है तो हम उस स्लैब में चले गए हैं जिस स्लैब में वो हाई कंजप्शन का प्राइस कोट होता है। तो जब सर्दियाँ आएंगी तो नीचे कंजम्पशन हो जाएगी, तो हम नीचे के स्लैब में नहीं आ सकते। ये तो ऐसे ही बात हुई कि आपने मुझे कहा कि पीएसओ के शेयर लो, तो मैं कहूँ हाइपोथेटिकली मैं ₹1 कमीशन लूंगा, और आप कहो कि के इलेक्ट्रिक के शेयर लो, तो मैं कहूँ नहीं, फिर उधर भी मैं ₹1 ही शेयर लूंगा, पर शेयर कमीशन लूंगा। ये पॉसिबल नहीं है और ये इस पर नजरसानी गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जफर मोती साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइवेट लिमिटेड हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि महंगाई इस वक्त एक बड़ा फैक्टर है और उसमें भी खास तौर पर जो बिजली की बढ़ती कीमतें इस वक्त वो एक सवालिया निशान के तौर पर खड़ी हैं। और अब फेडरल कैबिनेट ने IMF की शराइत पर और उनके मुतालबात को मानते हुए एक बार फिर बिजली की कीमत में ₹5 फी यूनिट से ज़्यादा का इजाफा किया है। लेकिन इस सब के बावजूद भी यानी 1.60 ट्रिलियन के नेट टैक्सेस लगा दिए और एक बड़ा टारगेट रख लिया अपनी टैक्स कलेक्शन का, लेकिन इस सब के बावजूद भी IMF इस वक्त हमें कन्विंस नज़र नहीं आ रहा। प्राइवेटाइजेशन की तरफ ये हुकूमत जा रही है। 10 इदारों की एक लिस्ट बना ली गई है, उनका एक शेड्यूल जारी कर दिया गया कि किस इदारे को कब किस मरहले में प्राइवेटाइज किया जाएगा। PIA से जो अब तक नुकसान हो चुका है उस नुकसान को कम करने की इस वक्त कोशिश की जा रही है। स्टील मिल बंद करने का फैसला हो चुका है। लेकिन इस सब के बावजूद भी अगर IMF कन्विंस नहीं हो पा रहा और नहीं मान रहा, तो फिर इन इकदाम का फ़ायदा क्या हो रहा है, कितनी स्पीड से सब करने पड़ेंगे, इस पूरी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। एहतिशामुल हक साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। साहब माहिर माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया दोनों मौजूद मेहमानों को। तो एहतिशाम साहब, गुफ्तगू मैं आपसे ज़रा शुरू करता हूँ। ये हर तरह के इकदाम इस वक्त गवर्नमेंट उठा रही है। 1.60 ट्रिलियन के नए टैक्सेस भी लग गए, लेकिन इसके बावजूद IMF ये एतराज़ कर रहा है जो आपका टैक्स रेवेन्यू का टारगेट है आप उसको नहीं मीट कर सकेंगे। लेकिन जो अब 2 खबरें आई हैं ना, एक तो है कि जी हमारा जो मौजूदा माली साल जो 30 जून को ख़त्म हुआ है, अरबाब वो कह रहे हैं कि जी इसमें तकरीबन
40 अरब रुपये का इजाफा हुआ है। दूसरी खबर ये है, क्लैरिटी के साथ चीज़ें नहीं आ रही, कि 100 बिलियन रुपीज़ का शॉर्टफॉल हुआ है इसमें। अब सवाल ये है कि आप 40% जिस तरीके से आपने रेवेन्यू फैसला किया वन गो में 30% से 40% तक, और ये ओवरऑल 19 ट्रिलियन का बजट, और जिस तरह आप बता रहे हैं 13 ट्रिलियन से ज़्यादा का आप रेवेन्यू का हदफ, ये कितना आसान होगा, कितना मुश्किल होगा। लेकिन एक चीज़ अपनी जगह पे है, जिस क्वेश्चन के साथ इन्होंने प्राइवेट सेक्टर में ख़ास तौर पे इंडिविजुअल और सैलरी क्लास को टारगेट किया है, वो बाज़त खान लहजा लिए फिर रहे हैं, जिनका नाम है मोहम्मद औरंगजेब साहब, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं। असल काम तो दिखाया है सागदार साहब ने, जो असल पॉलिसी गाइडलाइन वो दे रहे हैं। अच्छा। आप देख लें, ECC के वो चेयरमैन हैं, उसके बाद निजकारी कमीशन के वो चेयरमैन हैं, सारा कुछ वही कर रहे हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि इस हवाले से जो फाइनेंस मिनिस्टर के पास इख्तियारात होने चाहिए तो वो नहीं थे। अब सवाल तो इस पर यही है कि जी इतने भारी टैक्सेस लगाने के बाद आपने देखा कि पाकिस्तान की तारीख में, मुझे तो और बाब याद नहीं कि बजट आने के बाद भी चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं। आप बिजली की कीमत बढ़ गई है, और फौरी तौर पे आपने देखा पेट्रोलियम प्राइसेस और बिजली बढ़ी थी। अब सवाल ये कि कहाँ जाके ब्रेक लगेगी। लोग तो आमतौर पे बात कर रहे हैं कि सैलरी क्लास को मारने के बाद, भाई जी वे ये असेसमेंट अरबाब आ गई है। पहले 12 महीने में से 11 महीने आप में एक महीने की जो है ना आपके पैसे जो टैक्सों में जाते थे, अब नई असेसमेंट ये आई है कि 3 महीने, यानी जो आप 12 महीने में 9 महीने काम करेंगे, 3 महीने के जो आपकी तनख्वाह है वो टैक्सों में चली जाएगी। तो इन बुरे हालात में इनडायरेक्ट टैक्सेस की भरमार लगी है। अभी बात हो रही थी महंगाई का, महंगाई ने इतने बुरे तरीके से सर उठाया, आप यकीन करें हर चीज़ महंगी होनी नहीं है, हो गई है। बिल्कुल। मैं अगले दिन गया दूध लेने के, 1.5 लीटर का जो कार्टन होता है उसमें 1000 रुपये का इजाफा हो गया है। इस तरह बाकी अक्रॉस द बोर्ड सारी चीज़ें चली गई हैं, और बिजली और सारा कुछ लेने के बाद मिडिल क्लास खत्म कर दिया लोगों को। अभी देख रहे हैं इस सिलसिले में ये आप देखें कि हुकूमत की रेट भी कहीं काम नहीं कर रही है। ये जो जिन प्राइसेस को बढ़ाया गया, ये तो वो सारी प्रोडक्ट्स हैं जो कि पहले से मार्ट्स के पास, स्टोर्स के पास मौजूद हैं, और उन पर प्राइस बढ़ा दी गई है। उनकी एक्सपायरी डेट भी वो पुरानी वाली है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट भी पुरानी है। अभी तो वो नई प्रोडक्ट्स आई नहीं है 1 जुलाई के बाद, और ये भी यानी हर बंदा अपने अपने लेवल पर करप्शन में मसरूफ है। और देखिए होर्डिंग तो हमेशा अरबाब आपको पता होती है, बजट से पहले बेशुमार लोग चीज़ें लेके रख लेते हैं, और अभी अनाउंसमेंट नहीं होती कि लागू कब होना, धड़ाधड़ आपने देखा कि लोगों ने महंगी चीज़ें बेचना शुरू कर दी हैं। अब सवाल ये कि एक ज़माने में मार्केट कमेटी होती थी, एक कमिश्नर का इंस्टीट्यूशन होता था, वो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से चीज़ें देखी जाती थी। अब वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। वो कहते हैं मिडल मैन, आड़ती का इंस्टीट्यूशन इतना खौफनाक है, वो खाने पीने की चीज़ें जिससे आम आदमी हर्ट करता है ना, उसको देखने के लिए कुछ नहीं रह गया। हुकूमत की रेट बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कहीं भी नहीं है, ना शहरों में है ना देहातों में है, किसी जगह पे नहीं है। और हुकूमत देख लें जिस अंदाज से अपने खर्चे 15 से 20% अपने खर्चात बढ़ा दिए हैं। अभी देख लें पंजाब में क्या हो रहा है। मरियम बीबी ने कल 1.5 अरब रुपये के नए लग्जरी हाउसेस जो है ना वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए बनाने शुरू कर दिए। मतलब वो ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं ना, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। यहाँ तो सब चीज़ें निकल गई हैं, सारा कुछ आप देख लें। ट्रैवल अनाउंस एमिनेज MPS का 10% से 25% आप बढ़ा दिया है, और उनके जनाब सैलरीज के लिए बढ़ाने के लिए बिल पार्लियामेंट। जब IMF का ये प्रेशर, अगर बकौल इनके IMF का एक प्रेशर था, तो फिर ये सारे खर्चे क्यों बढ़ाए जा रहे हैं? मैं वापस भी एहतशाम साहब की तरफ आता हूँ। चौधरी अकमल साहब, ये जो इस वक्त सूरत हाल है, हुकूमती खर्चे बढ़ गए, लोगों पर टैक्सेस बढ़ चुके हैं, और IMF इसके बावजूद भी हमें मुतमईन नज़र नहीं आता। वो अभी भी ये सवाल कर रहे हैं, जो आपने टैक्स रेवेन्यू का टारगेट रखा है, इसको आप किस तरह से पूरा करेंगे? IMF तो हमें टैक्स नेट बढ़ाने की बात करता है, यहाँ हम टैक्स रेट को बढ़ा देते हैं। तो ये हुकूमत की इस वक्त माशी सिमत आपको सही नज़र आ रही है? देखिए, हुकूमत की माशी सिमत जो है अगर सही होती तो मेरे ख्याल में इससे पहले भी तकरीबन 1.5 साल तक मौजूदा हुकूमत ही, या मौजूदा रजीम जिसे हम कहते हैं, यही बरसर इक़्तिदार थी, इन्होंने उसी को आके कंटिन्यू किया है। तो अगर सिमत सही होती तो चीज़ें अब तक जो है वो सही होती हुई नज़र आ रही होती। लेकिन बज़ाहिर आप देखें तो इस वक्त महंगाई ने एक मतलब जो फिर से सर उठाना शुरू किया है, और वंस अगर ये एक मतलब फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो फिर इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से जो है वो महंगाई की शरह जो है वो 11 से 12% के ऊपर आई है। इसके बावजूद कि वर्ल्ड बैंक की भी और IMF की भी फोरकास्ट 12 से 15% तक की ही है महंगाई की। लेकिन जिस तरीके से हमारे यहाँ चीज़ें होती हैं, और फिर कार्टेल्स और मुख्तलिफ ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स जो बने हुए मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस की सूरत में, तो वो जब हुकूमत को प्रेशर करते हैं, दूसरी तरफ से IMF का प्रेशर होता है, तो वो इन चीज़ों को जो है ना वो इंटैक्ट नहीं कर पाते। तो एज ए रिजल्ट जो है वो महंगाई एक मतलब फिर जो है वो अरूज की ऊपर पहुँच जाती है। दूसरी तरफ अगर हम हुकूमत की तरफ देखें
तो वो बुनियादी जो इस्लाहात हैं वो करने में जो है वो कामयाब होती हुई नजर नहीं आ रही, ना अब तक कोई कामयाब हुई है। फिर टैक्स अगर आपने बढ़ाना है तो टैक्स इस्लाहात करें, जो लोग टैक्स चोरी कर रहे हैं आप उनको पकड़ें, रादर देन कि आप जो है वो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर जिनमें सैलरीड क्लास सबसे ज्यादा सफर कर रही है, सबसे ज्यादा जो है वो जो मतलब इस वक्त परेशानी का शिकार है वो सैलरीड क्लास है। उसके अलावा जो आपका जाल है उसमें से टैक्स नेट जिसे हम कहते हैं, उसमें से बड़ी बड़ी मछलियां तो वैसे ही उसको फाड़ के निकल जाती है ना जाल को, लेकिन जो गरीब आदमी है वो बेचारा उसमें फंस जाता है। तो बुनियादी टैक्स इस्लाहात, टैक्स की चोरी को रोकना चाहिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम करके डायरेक्ट टैक्स के ऊपर जो है ना वो हमें इन्हिसार करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ आप देखें पॉसिबल नहीं होता। भाई एक जनरल सी मैं आपको बात करूं अरबाब भाई, होता ये है कि आपने बहुत अक्सर सुना होगा, आपके पास अक्सर लोग आते हैं यही बात करते हैं ना कि कैश इकोनॉमी खत्म करनी है, ब्लैक इकोनॉमी खत्म करनी है, इकोनॉमी की डॉक्यूमेंटेशन करनी है। तो भाई कैश इकोनॉमी खत्म करनी है तो आप जड़ को पकड़े, कैश खत्म करें। 5000 का नोट आपने रखा हुआ है, प्राइस बॉन्ड्स आपने रखे हुए हैं, गोल्ड सरेआम ट्रेड हो रहा है, उसके बाद फॉरेन करेंसी की जो है वो डीलिंग वो आपके सामने, उस पर कोई इतनी ज्यादा अभी हाल ही में तो की है, लेकिन उससे पहले आप देखें तो फॉरेन करेंसी की सारी डीलिंग होती थी। हालांकि जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक है वहां पे उसके लिए तो फिर आपको वो पॉइंट ऑफ सेल लगाने पड़ेंगे, वो अभी तक नहीं लग पा रहे। प्राइवेट इदारों या प्राइवेट जो रिटेलर्स हैं उनको तो आप छोड़ दें, सरकारी इदारों में उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। अभी गुज़िश्ता रोज़ ही मेरा नादरा जाना हुआ, वहाँ जो भी मेरा प्रोसेस था उसके मैंने कैश पैसे ही दिए हैं, वहाँ पर भी वो पॉइंट ऑफ सेल मौजूद नहीं था। कम से कम सरकारी इदारों में पहले एक ऑप्टिक्स की हद तक ये इस तरह के इक़दाम तो हमें नजर आए, फिर हम इस इकोनॉमी को ठीक करने जाएंगे। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, सरकारी इदारे हों या प्राइवेट इदारे हों उनमें पॉइंट ऑफ सेल लगाना या जो भी टैक्स इस्लाहात हैं या डिजिटलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी जिसे हम कहते हैं, दैट शुड बी अडॉप्टेड। और उसमें एफबीआर भी कोशिश कर रहा है, हुकूमत भी कोशिश कर रही है। लेकिन मेरा जो बुनियादी नुक्ता है ना, या बुनियादी सवाल है, वो अपनी जगह पे खड़ा है कि अगर आपने कैश इकोनॉमी खत्म करनी है तो कैश खत्म करेंगे, अगर आपने बिजली चोरी खत्म करनी है तो आपको बिजली चोरों को पकड़ना होगा। ऐसा नहीं है कि बिजली चोरी कोई और करे और उसकी कॉस्ट जो है वो आप एलोकेट करते हैं सारे गरीब आवाम के ऊपर। तो बेसिकली हमारे टैक्स में भी यही हो रहा है, हर जगह पे यही हो रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ही ये होता है कि यानी आप जो टैक्स जो आपने एक अमीर आदमी से लेना था वो आप नहीं ले पाए, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस की सूरत में आप सारी गरीब आवाम में उस चीज को एलोकेट कर देते। तो बुनियादी इस्लाहात जो है ना वो बड़ा इसमें ठीक है। और सिर्फ टैक्स इस्लाहात ही नहीं बल्कि जो प्राइवेटाइजेशन का मामला था एहतिशाम साहब, वो भी हमने सुना था कि बजट से पहले कोई एक आध इदारा तो प्राइवेटाइज होते हम देख ही लेंगे, लेकिन अब जो वजीर निजकारी हैं वो बता रहे हैं कि PIA की प्राइवेटाइजेशन में ताखीर से 850 अरब का नुकसान हो चुका है। तो इतना अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद हम कोई ऐसी पॉलिसी, अभी तक सिर्फ वो लिस्ट आई है 10 इदारों की, अब एक लंबा शेड्यूल है वो कब कौन सा इदारा प्राइवेटाइज होगा, उसमें भी फिर जब एक सियासी रेजिस्टेंस आएगी तो वो और ताखीर का शिकार हो जाएगा। देखिए जो अभी प्लान आया अरबाब, वो 25 अपना स्ट्रेटेजिक एसेट को छोड़ के वो कह रहे हैं कि बाकी जिनमें प्रॉफिटेबल हैं, लॉस मेकिंग है, सारे यूनिट प्राइवेटाइज करेंगे। और 2026 से 2029 का ये जो ख़ास तौर पे पावर कंपनी का उन्होंने प्लान दिया है कि जी इनको हमने जो ख़ास तौर पे आपकी सारी पावर कंपनी है, आपकी लाहौर की ले लें, पेशावर की ले लें, मुल्तान, सक्कर, ट्राइबल की, ये वो सारी की सारी प्राइवेटाइज होंगी। अब सवाल ये है कि पॉलिटिकल विल नहीं है। आपको याद है ये शहबाज साहब के 18 माह की हुकूमत में PIA को प्राइवेटाइज करने का प्लान मुकम्मल हो चुका था। फवाद हसन फवाद ने इस पर खासा काम किया था, लेकिन बात वहीं आ जाती है, हुकूमत के अपने माजद खान लहजे हैं, पीपल्स पार्टी सख्त मुखालिफ है, वो नहीं करने देती, उसके बाद हुकूमत खामोश होकर बैठ जाती है। भाई इस तरह नहीं होगा। अभी देखें ये 600 अरब से करते करते आपकी 1000 अरब तक चली गई है। ये हेमरेजिंग, ये ब्लीडिंग जो आप देख रहे हैं, ये फाइनेंशियल लॉसेज जो हो रहे हैं। अब ये कंपनियां ना तो आप इनको वाइबल बना सकते हैं इकनॉमिकली, इनको बेच देना ही अच्छा है। माजी में आपने जो बैंक्स किए, आपने PT सेल किया, बाकी इदारे छोटे मोटे किए, वो सारे हो गए। यहाँ क्यों नहीं हो रहा? यहाँ देखें ना, बुनियादी तो सवाल इस वक्त ये PIA, स्टील मिल है, सारे इसमें देख लें, पीपल्स पार्टी ने अपने लोगों को भर्ती कराया, नून ने अपने कराया, MQM ने अपने कराया। अब उनको लगता है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये ख़त्म हो जाएगा। मुझे तो ज़्यादा परेशानी इस बात की है कि आज आके जो मुझे एक छलवल लानी लगती थी, अकमल साहब से भी कमेंट लें उनका अरबाब, कि जो 42,000 रजिस्टर्ड रिटेलर्स हैं, इनसे फैसला किया गया कि जी हर सूरत पे हमने लेना है, अपना टैक्स लेना है। अभी आप देख लें, फिक्स टैक्स जो मिफ्ता इस्माइल लगाना चाह रहे थे वो शायद मिल भी रहा था, वो भी नहीं लगा। अभी आपने ऐलान किया, वो देने के लिए तैयार नहीं है। चंद दिनों बाद आप देखेंगे वो शटर डाउन हो जाएगा, पहिया जाम हो जाएगा
और ख़ास तौर पे नून वाले, क्योंकि उनकी कंसिस्टेंसी है, रिटेलर छोटे दुकानदार वो भी सॉरी करके पीछे चले जाएंगे। नतीजा क्या है कि ये इस वक्त जो 50 लाख जो टैक्स पेयर की तादाद हुई है उसमें कहा जाता है कि सिर्फ 30 लाख टैक्स देते हैं जो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, और 30 लाख में से आधी जो है ना वो नील फाइल करते हैं 15 लाख। अब मुझे बताएं 24 करोड़ की आबादी में 15 लाख लोग टैक्स दे रहे हैं, उन्हीं को ही टारगेट किया गया। इस दफ़ा कहा गया था कि जी टैक्स बेस ब्रॉडन किया जाएगा, होम ग्रोन पॉलिसी लाई जाएंगी, आपने देखा कुछ हुआ। अब सर्विसेज सेक्टर को ब्रॉडन करना था वो नहीं किया, रियल एस्टेट को जिस तरीके से किया वो इतने भोंडे अंदाज से किया है, जो 4 पैसे आने थे वो भी नहीं आएंगे। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो है ना वो दूर दूर तक आने की बात नहीं, कहा जा रहा था कि ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है तो व्हाई डोंट यू मेक इट अ फेडरल सब्जेक्ट। नीयत नहीं है, 80% बैठे हुए हैं लोग, 70% ज़राअत से मुतल्लिक बैठे हुए हैं। अकमल साहब से पूछ भी लेते हैं कि वो इसको किस नजरिए से देखते हैं। तो अकमल साहब देते जी, ना टैक्स रिफॉर्म्स हुई, ना प्राइवेटाइजेशन का मामला आगे बढ़ा, अभी भी वो अब अगस्त तक ये मामला चला गया है। ज़रा टैक्स रिफॉर्म्स जो एहतिशाम साहब ने नुक्ता उठाया उस पर भी आप अपना कमेंट कीजिएगा। और फिर जो प्राइवेटाइजेशन वाला मामला है ये इस वक्त कितना संजीदा, कितनी तेज़ी से इसको करने की ज़रूरत है, चूँकि 850 अरब का ये अभी नुकसान हो रहा है, जैसे जैसे ही आगे बढ़ता रहेगा मामला ये नुकसान तो फिर बढ़ता ही रहेगा। और इसका तरीक़ाकार क्या होगा, ये बाहर से कंपनीज आएंगी इसको ख़रीदने, या पाकिस्तान में सरमायाकारों को मौका दिया जाएगा, या कोई अपनी बस वो जान पहचान वालों को ये सौंप दी जाएगी? जो हिस्टोरिकल हमारा जो डेटा है, या अगर हम अपनी पुरानी तारीख को दोहराएं तो उसमें तो यही लगता है कि इसमें अकरबा फरवरी को बहरहाल प्रीफ्रेंस दी जाएगी। लेकिन यहाँ प्राइवेटाइजेशन के हवाले से ना मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करता चलूँ। देखिए, प्राइवेटाइजेशन में हम पीआईए को लेके बैठे हैं, पीआईए बिल्कुल प्राइवेट होना चाहिए, लेकिन पीआईए का नुकसान जो है वो जो हमें पावर सेक्टर से जो नुकसान हो रहा है हमें, वो उसका मतलब आप ये समझें कि 1% भी नहीं है। जो हमें टैक्सेस के लॉस से जो नुकसान हो रहा है वो पीआईए का नुकसान उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। हम जो है ना वो बड़े बड़े हाथी छोड़ के एक चूजे के पीछे पड़ गए। पीआईए का जी 50-100 अरब रुपए का सालाना लॉस है और 1100 अरब रुपए की हम पावर सेक्टर को सब्सिडी दे रहे हैं। तो भाई उस सब्सिडी के ऊपर हम क्यों ना वर्क करें, हम उनको जो कैपेसिटी चार्जेस। ये हुकूमत ने जो लिस्ट बनाई है 10 इदारों की जिनको 1 साल में प्राइवेटाइज होना है, इसमें तो फिर आइस्को, फेस्को, गैपको, ये वो सारे इदारे शामिल हैं। नहीं, उसमें मुझे नहीं लगता ये होंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसकी वजह ये है कि इसके पीछे देखे ना 1100 अरब रुपए जो है, और फिर जो कैपेसिटी चार्जेस और पावर सेक्टर हम करते तो यही है कि जी ये इनको हम कैपेसिटी चार्जेस की पेमेंट कर रहे हैं, ये जो है ना मुख्तलिफ मत में ये बिजली की पेमेंट हो रही है। अब बिजली की पेमेंट भी इस तरीके से होती है कि जो पावर प्रोड्यूसर है वहां से जो मीटरिंग होगी, वहां पे जो यूनिट चलेंगे उसके हिसाब से हुकूमत पे करेगी। ऐसा नहीं है कि वो जो है एंड पे जाके जो एंड यूजर या डिस्को को जो मिलती है उसके हिसाब से पेमेंट होगी। अब उसके मेरी जो रिसोर्सेज हैं वो ये बता रही है कि इनके जो बेनिफिशरीज हैं वो पहले ये कहा गया था ये जी बाहर के ममालिक के साथ हमारे मुआहदे हुए में, लेकिन वो बाहर के जो मुझे पता चला वो ये कि बाहर के लोग तो उसको बेच बाज के चले गए। वो हमारे अंदर के लोग हैं जो पीछे इन डिस्पोज के और डिस्पोज के पावर प्रोड्यूसर जितनी भी कंपनीज हैं उनके पीछे हमारे अपने ही लोग बैठे हैं। और ये जो सर्कुलर डेट जिसकी वजह से बढ़ रहा है तो अल्टीमेटली ये उन्हीं के पास जा रहा है। तो अगेन जो है वो बुनियादी नुकात यही है हमारे उसके कि आपको रिफॉर्म्स की जरूरत है। आप जब तक जो है वो एक बंदे का बोझ दूसरे सारे बंदों में या एक चोरी का बोझ सबके ऊपर डालते जाएंगे तब तक मसला हल नहीं होगा। ये बिल्कुल आप कंफर्म कर लें, चाहे वो टैक्स हो, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन हो, चाहे वो कोई भी मसला हो। आपको जो है ना वो उसमें जो मसले की जड़ है, जो मसले का बुनियाद है उस मसले की, आपको उस मसले को पकड़ना होगा तो ये मसला। और वहीं पर अभी हुकूमत लैग कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी अकमल साहब, एहतिशाम उल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक ले वापस आएंगे, कुछ और अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।